गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी ओरिजिन ऑफ टीई एंड टीएम मोड्स। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने उनको समझ में नहीं आया और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम ये वीडियो हिंदी में बना दीजिए। तो दैट्स वाई मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। और ये भी एक रीज़न है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वो टॉपिक है वेव गाइड। क्योंकि हम वेव गाइड का एक बहुत ही ह्यूज रिसर्च एप्लीकेशन है, तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स में। अगर आप आगे रिसर्च करना चाहोगे तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेव गाइड में कुछ टर्म्स जो कॉमन सुनते आते हैं वो है टीई मोड, टीएम मोड, टीईएम मोड्स। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि ये टीई मोड, टीएम मोड्स ये होता क्या है, ये कहाँ से आ रहा है? आपने शायद ये सोच लिया होगा टीई मोड मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, टीएम मोड मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड मतलब जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए प्रोपागेशन अलोंग एक्स है, वेव का प्रोपागेशन एक्स डायरेक्शन में हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन है या अलोंग जेड डायरेक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, दैट इज ई इज परपेंडिकुलर टू के, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। और अगर सेम चीज़ ई के जगह अगर बी होता है, मतलब बी इज परपेंडिकुलर टू के होता है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। और अगर ई एंड बी बोथ आर सारे दोनों ही परपेंडिकुलर टू के होते हैं, ई इज परपेंडिकुलर टू बी इज परपेंडिकुलर टू के, तो उसको कहते हैं हम टी ई एम मोड। बट आपने आपने बस सुन लिया इसको ये कहते हैं उसको वो कहते हैं, बट आपने समझा कितना है कि कहाँ से आ रहा है ये चीज़ें। फिज़िक्स में आपको हमेशा क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी टर्म आप जब सुनो उसके लिए क्वेश्चन पूछो, वाई, हाउ, कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर डू इट कम, डज इट कम। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है आपको फिज़िक्स समझने के लिए। तो हम ये सारे प्रश्न का उत्तर देंगे आज। कि हमारे प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ टीई एंड टीएम मोड्स, कहाँ से आया हमारे पास ये टीई टीएम मोड्स। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होगा जब ये एक वेव गाइड में रहेगा। उसके बाद इसका इंटरेक्शन बाउंड्री में कैसा होगा, इसका फिर टीई टीएम मोड्स क्या है और वो कैसे जनरेट होता है। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग वेव गाइड क्या होता है वो देखते हैं। तो वेव गाइड का डेफिनेशन है कि वेव गाइड इज अ स्ट्रक्चर which is consisting of highly conducting walls in the form of a long open pipe। तो एक ओपन पाइप की तरह स्ट्रक्चर है। मान लीजिए जैसे ये एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, इसके स्ट्रक्चर मतलब ये मेटल पाइप से, इसके अंदर से आप लाइट ईएम वेव डाल सकते हो। हमारे पास एक ह्यूज एप्लीकेबल वेव गाइड जो है हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट के लिए वेव गाइड की यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जहाँ पे लाइट की सिग्नल आती है और फिर लाइट कैन पास थ्रू द वेव गाइड विदाउट एनी लॉसेस। इसलिए कम्युनिकेशन में वेव गाइड की ह्यूज यूज़ है। अब वेव गाइड कौन सी फ्रिक्वेंसी में यूज़ होता है? मेनली हाई फ्रिक्वेंसी में, 3 to 300 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी में यूज़ होता है। इससे कम फ्रिक्वेंसी के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हैं। और फिर इस फ्रीक्वेंसी में हम वेव गाइड को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्यों कंडक्टिंग वॉल्स को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि कंडक्टर्स आर रिफ्लेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। और वो जो रिफ्लेक्ट करती है, सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है आपका सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी जब इनफाइनाइट होगी तो उसकी जो स्क्रीन डेप्थ है, मतलब वो स्क्रीन डेप्थ मतलब मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टिंग मीडियम में आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट डाला, तो उस लाइट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिके होने की कितने लेंथ में वो डिके होके 1/e तक पहुंच जाए, उसके जो इनिशियल मैग्नीट्यूड थे, मान लीजिए ई नॉट था, तो ई नॉट से E0/e पहुंचने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको कहते हैं हम डेल्टा या स्क्रीन डेप्थ। सो डेल्टा होता है वो सबसे कम होना चाहिए
जब भी मतलब वो आइडियली ज़ीरो होता है हमारे आइडियल कंडक्टर में, मतलब आइडियल कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट पेनिट्रेट, वो तुरंत ख़त्म हो जाती है। अब वो ख़त्म कैसे होती है? वो ख़त्म होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे कंडक्टर्स का स्पेशलिटी होता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, सॉरी नॉट लाइट, दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्ट करती है और इसको बिल्कुल पेनिट्रेट करने नहीं देती। तो हमारे पास ये फ़ायदा है कि आप अगर वेव गाइड का यूज़ करोगे तो एनर्जी लॉस तो आपकी मिनिमम होगी और ट्रांस सिग्नल भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। सो वी नीड सिग्नल्स propagating from large distances having minimum loss। अब हम देखते हैं कि वेव गाइड स्ट्रक्चर में टीई और टीएम मोड्स ये आता कहाँ से है। सपोज आपके पास एक वेव गाइड है। वेव गाइड मान लीजिए, अभी हम रेक्टेंगुलर वेव गाइड की बात नहीं कर रहे, अभी हम दो प्लेन मेटल शीट्स लिए हैं। ठीक है, ये भी मेटालिक शीट है, ये भी मेटालिक शीट है, और इसके अंदर से आप ऐसे लाइट डाल रहे हो। अब क्या होगा, मान ली ये हमारे z डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये दिस अलोंग y डायरेक्शन, दिस इज अलोंग z डायरेक्शन। तो x जो है इसके परपेंडिकुलर है। सो ये x इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और हमारे पास जो मेटल प्लेट्स है वो YZ प्लेन में है। तो आपने जब भी लाइट डाला, लाइट तो इसमें से पेनिट्रेट करके बाहर तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट करेगी अंदर। तो हमारे पास लाइट की अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो लाइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स, और जो पोलराइजेशन होगी वो तो एक वाई और जेड की परपेंडिकुलर होगी, मतलब अलोंग एक्स हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स हो सकती है। ठीक है, तो इस जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन है, क्योंकि प्रोपागेट करेगी वाई जेड प्लेन में, प्लेन मेटल्स के अंदर पैरेलली प्रोपागेट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है हमारे पास एक्स डायरेक्शन और वाई जेड प्लेन की। सो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उसको बोलेंगे टीई वेव। एंड अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उसको बोलेंगे टीएम। अभी हम कंसिडर करेंगे एक केस जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ट्रांसवर्स टीई वेव को कंसिडर करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब एक चीज़ मत भूलिए, यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस देखना पड़ेगा। हमने कभी भी जब लाइट वेव की बात की या मैक्सवेल्स वेव इक्वेशन से जो प्लेन वेव इक्वेशंस की बात किया हम लोगों ने, तो हमारे पास जो प्लेन वेव सोल्यूशन आता है वो आता है ई इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा इंटू के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये होता है कि ये एक प्लेन वेव है, और ये प्लेन वेव कहाँ से डिसाइड होता है, क्योंकि ये के डॉट आर जो होता है उसका फेज वो कांस्टेंट होता है, वो जो प्रोपागेशन होती है इसके फेज कांस्टेंट होता है, और ये डिनोट करता है इसके के डॉट आर माइनस ओमेगा टी को। और ये दोनों ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में ये लैम्डा ऑर्डर का होता है। इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है जो हम मैक्सवेल इक्वेशन से मिलता है हमें, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के केस में, इस टाइप के केस में वो होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन तीनों परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पे ये केस हमें नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्फाइंड कर रहे हो विद इन सर्टेन रीजन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है वो बार बार रिफ्लेक्शन हो रही है इसकी, मतलब देयर आर हैपनिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होगी और इसके सर्टेन बाउंड्रीज़ है, कैसे बाउंड्रीज़ है वो अभी हम देखेंगे, तो हमें वो इन जो TEM केस हम कंसिडर करते हैं वो केस यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। यहाँ पे TE मोड्स हो सकती है, TM मोड्स हो सकते हैं, यहाँ पे TEM मोड्स भी हो सकते हैं ऑन सर्टेन स्पेशल केसेस जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। या तो कोई भी फील्ड कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, मतलब कि कोई भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ज़ीरो है, ना ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ज़ीरो है, दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम कंसिडर करते हैं
एक टीई मोड को, मतलब जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और वो इस वेवगाइड में इंसिडेंट हुआ, और अगर वो चाहे इधर ये वाली प्लेन में इंसिडेंट हो या ये वाली प्लेन में इंसिडेंट हो, वेदर इट इज़ वाई और इट इज़ जेड, वो दोनों के लिए सेम बिहेव करेगी, क्योंकि ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टिंग प्लेन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इस बाउंड्री में जैसे बिहेव करेगी, वही सेम बिहेवियर हमें इस बाउंड्री में भी मिल जाएगा। तो देयर इज़ नो लॉस ऑफ जनरलिटी। अब इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस को देखेंगे। इसकी बाउंड्री कंडीशंस हमने लिया है टीई वेव। सो टीई मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगी वो नॉन ज़ीरो होगी। बट बी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगी एट दिस बाउंड्री, मतलब एट वाई इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई इक्वल्स टू ए। समझ में आ रहा है आपको कि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस है वो कैसे होगा? क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो टेंजेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब पैरेलल टू दिस प्लेन्स है, वो तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने वही सोचा, वही लिया, एज्यूम किया कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो रही है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। तो आप अगर ऐसे इसको कंपोनेंट में देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वन पैरेलल टू द कंडक्टर होगा और अदर कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग प्लेन्स होगा। अब जो पैरेलल टू द कंडक्टिंग प्लेन्स है वो कंपोनेंट जीरो होगी, क्योंकि वो उसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा सकती है, तो ई पैरेलल विल बी ज़ीरो। एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट होगी ज़ीरो होगी, वही उसी सेम डायरेक्शन में बी मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ज़ीरो होगी। तो हमारे पास, और वो बाउंड्री कंडीशंस एट बाउंड्री पे ज़ीरो होगी। तो हमारे पास ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एट द बाउंड्रीज ज़ीरो हो गए, और there is happening several multiple reflections at the boundary। तो इसके consequences क्या है? अब अभी हम देखेंगे कि इसके consequences क्या है। दस, मान लीजिए ये जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज एज्यूम टू बी फ्री ऑफ चार्जेस एंड करेंट्स। तो हमने म्यू को म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट लिया, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट लिया। अभी हम देखेंगे एक 3D डायग्राम है हमारे पास, इसको भी देख सकते हैं आप। इसको समझने के लिए हमारे डायरेक्शन और इनके डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने इस तरफ y लिया है, इस तरफ z लिया है, और तो आपको इस तरफ x लेना पड़ेगा, x y z। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी आप डायरेक्शन के एक्स वाई जेड को अगर यहाँ पे देखिए, तो ये वाली ये हमारी इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंसिडेंट EM वेव है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्ट होगी अंडर दिस वेव गाइड, और ये हमारे दोनों बाउंड्रीज है। जो बाउंड्री कंडीशंस पे हमारे दो बाउंड्री कंडीशंस है, एक तो बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, और ई के पैरेलल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन इज फाइनाइट जस्ट आउटसाइड, सिंस द अब ई के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। टीई मोड के लिए ई के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होगी, और टीएम मोड के लिए बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होगी। तब हमें ऑल्टरनेटिव अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे इस प्लेन्स के प्लेन्स में रहेगा, मतलब इस कंडक्टिंग प्लेन्स में रहेगा। ओके, अभी हम आगे देखते हैं कि ये इंसिडेंट होने के बाद हमें इसको कैसे लिखना है। अब जब भी EM लाइट इंसिडेंट हुई, तो उसके पास एक तो इंसिडेंट वेव है और एक हमें रिफ्लेक्टेड वेव मिलेगी। तो हमारे पास जो इफेक्टिव वेव होगी एट दैट बाउंड्री, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इफेक्टिव, वो होगी E इक्वल्स टू ई इंसिडेंट प्लस ई रिफ्लेक्टिव। अब मान लीजिए ई इंसिडेंट को हम ऐसे लिखते हैं कि आई कैप ई नॉट प्राइम ई टू द पावर जे k डॉट आर माइनस ओमेगा टी, एंड ई रिफ्लेक्टेड को हम ऐसे लिखेंगे आई कैप ई वन नॉट प्राइम ई टू द पावर जे k वन डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब इसके एम्पलीट्यूड को हम ई नॉट प्राइम से रिप्रेजेंट किए हैं,
और रिफ्लेक्टेड को हम u1 नॉट प्राइम से रिप्रेजेंट किए हैं। इसके वेव वेक्टर को k से रिप्रेजेंट किए हैं इंसिडेंट के, और रिफ्लेक्ट को हम k1 से रिप्रेजेंट किए हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन होती है कंडक्टिंग प्लेन में, वो बिल्कुल इक्वल एम्पलीट्यूड में रिफ्लेक्ट होती है। अगर फॉर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, ये मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, तो हमारे पास जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि एम्पलीट्यूड रिमेन सेम विद अ फेज चेंज ऑफ पाई। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आई कैप ई नॉट प्राइम ई टू द पावर जे के डॉट आर माइनस ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर जे के वन डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब हमें ये निकालना है कि k डॉट आर और k1 डॉट आर की वैल्यू का क्या होगा। अब मान लीजिए हमारे पास ये इंसिडेंट k है। अब इस कंपोनेंट को, इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन अलोंग y डायरेक्शन, वन अलोंग z डायरेक्शन। तो हमें k डॉट आर क्या मिल जाएगा? k डॉट आर मिल जाएगा k कॉस थीटा इंटू वाई प्लस k साइन थीटा इंटू z। और k1 डॉट आर हमें क्या मिलेगा? दिस इज k1। सो ये हमारे पास ये k1 वेक्टर है, ये अलोंग ये k1 वेक्टर के लिए हमारे पास ये k माइनस k साइन कॉस थीटा है, मतलब ये अलोंग y डायरेक्शन है, ये अलोंग z डायरेक्शन है। तो k1 डॉट आर के लिए हमें मिल जाएगा माइनस k कॉस थीटा y प्लस k साइन थीटा z। सो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? आई कैप ई नॉट प्राइम ई टू द पावर जे के वाई कॉस थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस जे के वाई कॉस थीटा। हम कॉमन टर्म्स जो ई टू द पावर जे के जेड साइन थीटा माइनस ओमेगा टी को अलग सेपरेट रखे हैं, और जो डिफरेंट टर्म्स है उसको अलग से रखे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हमें ये मिलेगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ई इक्वल्स टू आई कैप ई नॉट साइन के वाई कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर जे के जेड साइन थीटा माइनस ओमेगा टी, जहाँ पे ई नॉट हमारा 2j ई नॉट प्राइम है। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है। अब हमारे पास देखिए एट द बाउंड्री हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो कुछ डिफरेंट है और कुछ खास है। जो बाउंड्री थी हमारी वो वही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए एट y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू a में फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ z एंड t। अब यहाँ पे अगर हम बाउंड्री कंडीशंस को लगाएंगे चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी कंपोनेंट कब वैलिड होगी, तो हम देख रहे हैं कि साइन के कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 एट y इक्वल्स टू a टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। सो k हमारा हो गया n इंटू पाई। अब n हमारे पास बस कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा। अब देखिए वेव वेक्टर आपने क्या कर दिया, डिस्क्रीट नंबर्स ऑफ वेव वेक्टर्स कर दिया जो पॉसिबल है। सो जब भी आपने डिस्क्रीट नंबर्स ऑफ वेव वेक्टर कर दिया, क्योंकि तभी वो सर्टेन मोड्स को डिनोट करेगा, द डिस्क्रीट नंबर ऑफ मोड्स पॉसिबल फॉर द प्रोपागेशन ऑफ वेव बिटवीन द प्लेट्स। तो अब ये कहाँ से आ रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए कि आपने ये जो बाउंड्री कंडीशन इम्पोज किया है उसी के वजह से आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके वेव वेक्टर ओनली सर्टेन डिस्क्रीट नंबर इन नंबर्स आर पॉसिबल, और उस नंबर्स को कहते हैं हम मोड्स। अब वो मोड्स हो सकता है वो टीई मोड्स हो सकते हैं वो टीएम मोड्स हो। टीई मोड्स जैसे अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन डायरेक्शन है तो वो टीई मोड होगा, और बाकी उसकी कोई भी कंपोनेंट नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जो टीएम मोड होगी वो सेम जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा है वही हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए देख लेंगे, तो वो हमें टीएम मोड मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मिली है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमें मिला था आई कैप ई नॉट साइन के सी वाई ई टू द पावर जे के जी जेड माइनस ओमेगा टी, जहाँ पे के सी को हमने लिखा है के कॉस थीटा और के जी को हमने लिखा है के साइन थीटा। अब जब भी ये के डॉट आर टर्म है विदाउट एनी ओमेगा माइनस ओमेगा टी, ये होता है हमारे स्टेशनरी वेव का एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको
टोटल मोड्स, नंबर ऑफ मोड्स काउंट करने टाइम तक भी बताई थी, द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोपोगेटिंग वेव। प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाए, तो डिफरेंस पता चले कि एक स्टेशनरी मोड्स और एक प्रोपोगेटिंग या ट्रांसफर प्रोपोगेटिंग मोड्स में डायरेक्शन वेव में क्या डिफरेंस है। तो हमारे ये वाली जो के सी वाई वे हमारे स्टेशनरी वेव है, और के ई टू द पावर जे के जी जेड माइनस ओमेगा टी हमारे पास ट्रैवलिंग वेव है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसके एक पोर्शन जो स्टेशनरी है और एक पोर्शन प्रोपगेट कर रही है। तो इसको आप कैसे समझें, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास ये वेव गाइड है। अब क्योंकि ये वेव गाइड के वॉल्स पे बार बार रिफ्लेक्शंस होगी, अब एक वेव आई रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी वेव आई रिफ्लेक्ट हुई, तीसरी वेव आई रिफ्लेक्ट हुई, ये बार बार रिफ्लेक्शन हो रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन की वजह से इसके जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में इसके जो अलोंग दिस वाई डायरेक्शन इसको एक स्टेशनरी वेव्स मिल रही है, और क्योंकि ये प्रोपागेटिंग भी है तो इसके वजह से इसका z डायरेक्शन में एक प्रोपागेटिंग वेव्स भी मिल रही है। अब ये स्टेशनरी वेव जो मोड है ये कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते, तो ये एनर्जी को रैदर और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, मतलब हमारे और कोई भी एनर्जी को लीक आउट नहीं होने देगी। तो हमारे पास जो वेव गाइड मिलेगी वो ऐसे होगी कि जो इन्फॉर्मेशन को लीक आउट नहीं करेगी बट इन्फॉर्मेशन को प्रोपगेट करेगी। यही हमारा वेव गाइड का मकसद है कि सिग्नल को ट्रांसफ़र करे विदाउट लॉसेस और हैविंग मिनिमम लॉस। अब हम देखेंगे कि इसके प्रोपगेटिंग वेवलेंथ, मतलब ये जो हमारे पास स्टेशनरी वेव है और जो ट्रैवलिंग वेव है इसकी वेवलेंथ, इसकी वेलोसिटीज़ देखेंगे। तो जो इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ द प्रोपगेटिंग डिस्टर्बेंस जो है उसकी होगी लैम्डा जी इक्वल्स टू 2π/kg, दैट इज 2π/k साइन थीटा, और लैम्डा नॉट बाई साइन थीटा, जहाँ पे लैम्डा नॉट हमने लिया है फ्री स्पेस वेवलेंथ दैट इज 2π/k। जो डिस्टर्बेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस है दैट इज साइन के सी वाई, उसके लिए वेवलेंथ होगी हमारे पास लैम्डा सी इक्वल्स टू 2π/kc दैट इज 2π/k cos थीटा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाई cos थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए तो हमें एक इक्वेशन मिल रही है 1/λ² प्लस 1/λc² इक्वल्स टू 1/λ0², और हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन था उससे हमें मिला था के ए कॉस थीटा इक्वल्स टू n पाई, और के सी डॉट ए, अगर के कॉस थीटा को के सी लिख दे तो के सी डॉट ए इक्वल्स टू n पाई, सो 2π/λc इंटू ए इक्वल्स टू n पाई, सो लैम्डा सी विल बी 2a/n। सो आप देखिए वेव वेक्टर्स भी हमारी डिस्क्रीट हो गई और लैम्डा सी दैट इज द प्रोपगेटिंग वेवलेंथ वो भी डिस्क्रीट हो गई। तो हमने एक तरीके से डिस्क्रिटाइज्ड कर दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअस नहीं रहा जैसे वो फ्री स्पेस में रहता है, तो आप उसको एनालॉजी मत कीजिए। यहाँ पे डिफरेंट रिफ्लेक्शंस के लिए और बाउंड्री कंडीशंस के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर है वो डिस्क्रिटाइज्ड हो गई। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि फॉर अ गिवन एन और ए इफ लैम्डा नॉट इज इंक्रीज ग्रेजुअली, तो आपने आपका अपना एन मतलब नंबर ऑफ मोड आपने फिक्स कर दिया, ए मतलब जो दोनों प्लेट वेव प्लेन्स की कंडक्टिंग प्लेन्स की जो सेपरेशन थी दैट इज ए, तो इन दोनों को आपने फिक्स कर दिया। अब आप लैम्डा को सर्टेनली इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डाल रहे हो उसकी लैम्डा उसकी वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। उससे क्या होगा कि आपका एक सर्टेन टाइम आएगा जहाँ पे लैम्डा नॉट विल बी ग्रेटर देन लैम्डा सी। फिर क्या हो जाएगी, ये लैम्डा जी इमेजिनरी बन जाएगी। लैम्डा जी इमेजिनरी बन जाएगी मतलब एक्सपोनेंशियल जे के जी जेड माइनस ओमेगा टी टर्म वो भी इमेजिनरी हो जाएगा अगर जेड ग्रेटर देन जीरो। तो अब एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस समथिंग माइनस जे के जी जेड माइनस ओमेगा टी, ये वाली टर्म जो इमेजिनरी मतलब क्या है वो एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड हो जाएगी, मतलब वेव्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मतलब नो प्रोपागेशन इज पॉसिबल। तो प्रोपागेशन तभी पॉसिबल होगी जब आप ये सर्टेन कंडीशन यूज सेटिस्फाई करोगे। लैम्डा नॉट शुड बी लेस देन लैम्डा सी दैट इज 2a/n, इससे कम होनी चाहिए हमारे लैम्डा नॉट को। सो कट ऑफ वेवलेंथ इस लैम्डा नॉट को हम कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं क्योंकि यही मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे ज़्यादा वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते। सो लैम्डा जी इज द वेव गाइड वेवलेंथ।
लैम्डा जी को कैसे निकालेंगे? लैम्डा जी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस लैम्डा नॉट स्क्वायर बाई सी, लैम्डा नॉट बाई सी होल स्क्वायर। ये भी यहीं से आया है, ये वाली इक्वेशन से। अब हम देखते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा। सो अलोंग जेड हमारी फेज वेलोसिटी होगी ओमेगा बाई के जी, दैट इज ओमेगा बाई के साइन थीटा, और ओमेगा बाई के को हम सी लिख सकते हैं, तो सी बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो वीपी हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हो जाएगी। तो फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 मान लीजिए, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस, तो थीटा नॉट इक्वल्स टू लैम्डा सी एंड वीपी हमारे पास इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब फेज वेलोसिटी इज इनफाइनाइट। बट डोंट वरी, ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करती है, क्योंकि सिग्नल्स हमेशा ग्रुप वेलोसिटी से ट्रांसमिट होती है। फेज वेलोसिटी इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये क्या बताते हैं? ये बस इतना बताते हैं कि कोई भी एक पॉइंट पे उसकी फेस की डिस्टरबेंस को बताते हैं, मतलब उसके जो क्रस्ट है या उसके जो ट्रफ है उसके डिस्टरबेंस को बताते हैं, उसकी स्पीड को बताते हैं। इंडिविजुअल वेव्स की फेस की स्पीड को या फेस की क्रस्ट एंड ट्रफ के डिस्टरबेंस को बताती है, जिस वेलोसिटी से उसको कहते हैं हम वेव वेलोसिटी, सॉरी फेज वेलोसिटी। और वेव वेलोसिटी इज द ग्रुप वेलोसिटी, जो कि मान लीजिए ये आपके पास अगर ये सर्टेन वेव है, तो इसके जो एनवेलप्स है उसकी जो वेलोसिटी होगी वही ओवरऑल उसकी ग्रुप उस वेव की वेलोसिटी को बताती है, वो है ग्रुप वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट सिंपली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑफ अ कांस्टेंट फेज ऑन द वेव। एनर्जी प्रोपागेट करती है जो वीजी उस वेलोसिटी में, दैट इज ग्रुप वेलोसिटी में, और ग्रुप वेलोसिटी हमेशा सी से कम होता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे हमारी ग्रुप वेलोसिटी सी से कम है कि ज़्यादा है। देखेंगे इस केस में हमारी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो ग्रुप वेलोसिटी को हम वीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वीजी इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी के जी। एक वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से डिराइव किया है कि वीजी वीपी कहाँ से आ रहा है, वो आपकी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की वीडियो, प्लीज़ उसको देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी रिलेटेड वीडियोज़ में। तो यहाँ पे हमारे के जी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, सो के स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हमारे के कॉस थीटा इक्वल्स टू एन पाई बाई ए है। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो के जी स्क्वायर हो जाएगी हमारी के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के जी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्योंकि सी इक्वल्स टू ओमेगा बाई के है, तो के इक्वल्स टू ओमेगा बाई सी हो जाएगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू के जी, हमें मिलेगा 2 के जी इंटू इक्वल्स टू 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू डी ओमेगा बाई डी के जी। सो वी जी विल बी डी ओमेगा बाई डी के जी विल बी सी स्क्वायर इंटू के जी डिवाइडेड बाई ओमेगा। के जी की जगह पे हम के जी के प्लेस में के जी साइन थीटा लिख देंगे, तो सी स्क्वायर के साइन थीटा डिवाइडेड बाई सी इंटू के। सो वी गेट द वैल्यू वी जी इक्वल्स टू सी साइन थीटा। अब साइन थीटा हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो वी जी हमेशा लेस देन और इक्वल टू सी होगा। और एक और चीज़, वी जी इंटू वी पी हमारे पास सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही आपको समझना होगा, जो वी जी है दैट इज ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव, जो कि वेव की वेलोसिटी भी है, वो हमेशा सी से कम आएगा। फेज वेलोसिटी तो सी से ज़्यादा हो सकती है, और ग्रुप वेलोसिटी हमेशा सी से कम आएगा, या मैक्सिमम सी आ सकती है, जो कि लाइट के केस में। ये आप अगर समझ सकते हैं इसको, ये एक प्लॉट है, जो मान लीजिए आपके दो कंडक्टिंग प्लेन्स है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। ये जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको दिखाया गया है कि उसके अंदर कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एट द बाउंड्रीज और विद इन द रीजन। तो यही आपको आज का लेक्चर शायद समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब हम भी कभी भी उसको कॉन्फाइंड करते हैं, तो वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं रहता है, वो टी टी एम या टी ई एम सर्टेन मोड्स जनरेट होते हैं। सर्टेन मोड्स क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि ड्यू टू द सुपरपोजिशंस ऑफ द डिफरेंट वेव्स एट द बाउंड्री। और वो एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसफर एक स्टेशनरी वेव जनरेट होती है अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे। और एक
उसके प्रोपागेशन होती है, जो प्रोपागेटेड वेव होती है। तो ये हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कॉन्फाइंड होती है वेवगाइड में, तो उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ बताई आपको। आगे हम देखेंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और मोड्स क्या होती है, उसके सर्टेन क्राइटेरियाज को हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप ऑब्वियसली इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरी हिंदी वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आपको हिंदी में समझना अच्छा लगता है तो मैं उस टॉपिक को हिंदी में भी बता दूँगी। और हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर हम डेली पोस्ट डालते हैं, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वहाँ पे यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद अस फॉर अ practical interaction or effective interaction. So for now, this is enough. Thank you.